अभी आती है सर, रक्षाबंधन के दिन आती है सर, सबको आती है सर। छोटी छोटी बच्चियां कैसे मैंने पाली, कैसे मैंने उनको पढ़ाया, उनके साथ साथ जाता था। आज मेरा হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে অনেক দিনের গ্যাপের পর আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও আপলোড করছি। তো আজকের ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই পুরোটা দেখবেন। আর কোনো কারণবশত নিশ্চয়ই আমার কোনো অসুবিধা ছিল, তো সেই জন্য আমি ভিডিও রেগুলার আপলোড করতে পারছিলাম না। জানি অনেক দিন হয়ে গেল, প্রায় 4 মাসের কাছাকাছি কোনো ভিডিও আপলোড করিনি আমি। প্রায় গ্রো করতে লেগেছিল আমার চ্যানেলটা, ব্যাস তখনই কোনো একটা সমস্যার জন্য আমি ভিডিও আপলোড করা বন্ধ করে দিই। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা অতি আবশ্যিক আপনাদের দেখা। আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখবেন। রাখি স্পেশাল বলতে পারেন, স্পেশাল রাখি স্পেশাল, এই ভিডিওটা আপনারা রাখি স্পেশাল হিসাবেই দেখেন। আর আপনি যদি বলেন যে আমি কি করতে দেখবো ভিডিওটা, আর্মি অসহায় রিটায়ার্ড আর্মি অফিসারের মেয়ের সঙ্গে কি ঘটেছে, আপনি একজন ভাই বা দাদা হলে আজকে রাখির দিনে বসে আপনি যেটা বুঝতে পারবেন যে একটা ভাই যখন অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকে এই লকডাউনের মধ্যে, যে শুনেছে যে তার বোনের সঙ্গে এরকম কিছু একটা অনর্থ ঘটে গেছে, তবুও সে কিছু করতে পারছে না, তারপর তার ফিলিংসটা কেমন হয়। যাদের দিদি বা বোন আছে ভাই, তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে কেমন ফিলিং হয়। पुलिस पहुंची, एफआईआर दर्ज हुई और सर जब उन्होंने देखा तो लोग बता रहे थे कि जो उनके 8 महीने का जो बच्चा था वो बाहर आ गया था सर, क्योंकि आग लगने से उनका पेट भी बिल्कुल मतलब फट गया और वो बाहर आ गया सर बच्चा। और वहाँ से वो দেখবেন। আর মেন মুদ্রা এই ভিডিওটা আপলোড করা হচ্ছে যে এই ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন, সকলকে সতর্ক করেন এই সব বিষয়ে। তো চলেন আজকের ভিডিওটা দেখে নেন, বাকিটা ভিডিওর পরে কথা বলছি। कॉल पर मेरे साथ कनेक्टेड है साहब, थोड़ा परिचय दीजिए प्लीज अपना। सर मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं कोटा का रहने वाला हूँ सर। पापा फौज में थे, आर्मी में, तो वो रिटायर्ड हुए थे सर 2008 में। और हमने जो मेरी बहन थी उनकी हमने शादी करी थी सर 2010 में। और हमारे समाज में जो उसमें आती जाती होती है, गोना होता है सर, वो हमने 2017 में किया था उनका गोना। अच्छा, फिर जो मेरे जीजाजी जो उनके हस्बैंड है सर, उनकी नौकरी लगी थी सर 2nd ग्रेड मास्टर में, टीचर में। एज अ टीचर। हाँ सर, वो श्री महावीर जी के रहने वाले हैं और उनकी नौकरी सर गंगापुर रायसाना में लगी थी। उनका तब से ही व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया था सर, एटीट्यूड वाला आ गया था उनका व्यवहार। जो ओके, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके परिचय में, आप हमारे एक आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब हैं, उनके बेटे बोल रहे हैं। हाँ सर, एक बार हो सकता है पिताजी से बात हो जाए, सामने ही है शायद। हाँ सर, एक आप पापा से बात कर लो सर। आपका परिचय। साहब नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं साहब? ठीक है सब। साहब मेरे को भी ये जो है बेटे ने थोड़ा सा परिचय दिया, बताया, काफी जान के दुखी हुआ कि किस तरीके के लोग हैं समाज में, जो बहन के साथ इस तरीके से उन लोगों ने किया जैसे मुझे बताया गया था। तो साहब आप आर्मी से ही रिटायर्ड? यस सर, मैं 6 राजपूत रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ सर। ओके साहब, तो देखिए साहब, पहली बात तो हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस के जवान हैं या जो भी हैं, सबसे पहले तो इस बात का सम्मान है कि आप लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ किया है, सर्विस दी है। आप लोगों के परिवार के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अपने से वो, क्योंकि हम तो अपने सबके परिवार को अपना परिवार समझ के चलते हैं। तो आप साहब मेरे को थोड़ा बताइए, जब बेटी की शादी हुई थी कौन से सन में हुई थी, बेटी का नाम क्या था, आपका पूरा नाम क्या है साहब? मेरी बेटी का नाम पूजा कुमारी था साहब। मैं 2008 में रिटायरमेंट लिया था और 2010 में मैंने शादी किया था सर, और 2017 में मैंने उनको आती जाती किया था। उसके बाद में मेरा जो दामाद जी है वो 2nd ग्रेड का टीचर बन गया था, उसमें थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा आ गया था वो। और उनकी जॉब कौन से साल में लगी थी आपके दामाद की? 2017 में लगी थी सर। अच्छा, तो बहन जो है 2017 में अपने घर गई थी शादी के बाद? हाँ सर, 2017 में वो आया था, उनका लेटर आया था सर जॉब का जो 2017 में, और उनको पोस्ट 2018 में मिली थी सर। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जब शादी हुई तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर जब सरकारी नौकरी लगी तो उसके थोड़े भाव बढ़ गए, वो जो है थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दिया। और उसने क्या क्या डिमांड करता था, क्या करता था वो, क्या कहता था? मतलब पैसों की डिमांड करता था सर। और मेरी बहन ने भी इधर से, मतलब जब वो उसको भेजा था उसने कि तुम मायके से पैसे लाओ, तो मेरी बहन यहाँ आई थी और यहाँ से उसको हमारे खुद के घर से उसने पैसे दिए थे सर, उसको घनश्याम सिंह को सर। बार बार अच्छा, तो परेशान मतलब आपसे पैसे की डिमांड करता था कि मेरी सरकारी नौकरी लगी है, मुझे दहेज चाहिए, ज्यादा चाहिए। पहले मैंने फ्री में शादी कर ली कम एज में, क्योंकि मैं उसने बोला कि क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम हो गया था, उसको दहेज चाहिए, डिमांड करनी शुरू कर दी उसने। हाँ सर, देखो उसने डिमांड करनी शुरू कर दी थी। और फिर जब अगर मेरी बहन को, अगर पापा भी वहाँ छोड़ के आए कि तुमको जिंदगी चलानी, तुमको उसी घर में रहना बेटा, तो मेरे पापा उनको वहाँ छोड़ के गए। तो फिर वो उनको मतलब मारते थे, और वो तो एक बार उन्होंने मार के और हमारे घर पे भेजा था सर। टेस्ट करते थे उसको, बहुत बिल्कुल टॉर्चर करके रखा हुआ था उसको। क्या यार, कैसे कैसे निकम्मे लोग हैं इस दुनिया में, समझ में नहीं आती बात।
और तो उसके बाद फिर क्या हुआ साहब? सर फिर मतलब ऐसे ही चलता गया। वो बोलता है ना कि जब मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग से सर प्री प्लानिंग हुई है उन, फिर वो क्या 2-3 दिन थोड़ा ऐसे उसको अच्छे से वो करने लग गए। तो फिर उन्होंने आप पहले सुनो, मुझे पहले परिचय दीजिए एक बार दोबारा से कि आपका जो गांव है वो कौन सा है, कौन सा थाना पड़ता है, बहन की शादी जो हुई है वो क्या नाम था, कौन सा गांव है, सारी पहले बात बताइए एक बार मुझे। अच्छा सर, हम मुंडिया गांव से, सर मुंडिया गांव हिंडौन सिटी से बिलोंग करता है। हम राजस्थान से रहने वाले हैं और पापा यहाँ ही सेटल हो गए थे, कोटा में सेटल हो गए थे। हम कोटा में ही रहते हैं सर, हम गाँव भी है लेकिन हम कोटा में ही सेटल हैं सर। और दीदी की शादी हमने श्री महावीर जी चानड़ गाँव अकबरपुर में करी थी सर। उधर श्री महावीर जी थाना लगता है सर। नहीं नहीं, आपके जो जीजा जी हैं, जीजा जी क्या लगाओ यार, जी भी शर्म वाली बात है। जीजा जो जिससे शादी हुई थी उसका नाम क्या है? घनश्याम सर। और उसके पापा का नाम, गांव, सारा डिटेल बताइए। उसके पापा का नाम फतेह सिंह था सर, और उसकी मम्मी का नाम अंगूरी देवी, और उसके भाई का नाम राधे श्याम। और वो मतलब अकबरपुर श्री महावीर जी से बिलोंग करता है सर। अकबरपुर उनका थाना कहाँ पे पड़ता है? श्री महावीर जी। उनका थाना कहाँ पे पड़ता है? श्री महावीर जी थाना लगता है सर। ये राजस्थान में ही श्री महावीर जी थाना लगता हाँ है? सर, राजस्थान में सर, करौली में। अच्छा, तो आपने बताया कि पहले 2010 में शादी हुई, उसके बाद 2017 में बहन का गौना हुआ, जब तक उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी उसने जो है टॉर्चर करना, गाली गलौज करना, दहेज की डिमांड करनी शुरू करी। फिर आपने बीच बीच में उसको कैश भी दिया क्योंकि परेशान करता था बहन को वो। हाँ सर, हमने कैश भी दिया था और बहन ने उसको मतलब बहुत सहायता की थी उसकी भी बहन ने। लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब उसकी डिमांड बढ़ती जाती थी सर। लास्ट में 12 अप्रैल को उसकी जान ले ली साहब। 12 अप्रैल को साहब रो मत, साहब रो मत साहब, हम आपके साथ हैं साहब, रो मत प्लीज साहब। हम अपनी बहन को भी साथ लेंगे, चिंता मत करो, हमारी भी बहन है वो। ऐसे लोग कितने जाहिल होते हैं ना। सर, 12 कोई अप्रैल बाप से अपनी बेटी के लिए कलेजा टुकड़ा होता है, कैसे कैसे उसको बचपन से बड़ी करता है, फिर विदा करता है, और उसके बाद ही नीच लोग ऐसे कर देते हैं दहेज के लोग ही। डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को चुल्लू पर पानी में जाके। 12 अप्रैल से पहले सर उन्होंने बात की थी मम्मी से। ओके, एक 12 अप्रैल को मम्मी आपकी मम्मी से बात की थी? हाँ सर, 1 लाख रुपए की डिमांड की थी मम्मी से अच्छा, कि मेरे को 1 लाख रुपए। तो मम्मी ने बोला बेटा किस लिए चाहिए, अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है तो अभी हम आ तो नहीं सकते, पर जैसे ये खत्म होता है तो हम कुछ अरेंज करेंगे, 1 लाख रुपए भी करेंगे हम। अभी उस टाइम पे बैंक भी नहीं खुले थे सर, बैंक में भी नहीं जा पाते, तो इसलिए कहाँ से। और ट्रेन भी बनती, सब साधन बनते, तो सर हमने बोली भी थी कि 1 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि अपने जीजा जी से मांग। सर वो फिर भी नहीं रुके, तो मेरी जो बड़ी बहन है उनके जीजा जी से भी मंगवाया उन्होंने, उधर भी बात करी उन्होंने। और फिर अगली सुबह फोन आया था, मैंने पिकअप किया था, तो मतलब सैड सी लग रही थी सर। कि मैंने पूछा कि क्या हुआ, कि कुछ भी नहीं, मेरे को मम्मी से बात करवा दे। कि फिर मम्मी से बात की सर, और मम्मी से ऐसे बात की, फिर टेंशन में लग रही थी, फिर काट दिया कि मम्मी अब मैं काम कर रही हूँ, आप रेस्ट कर लो। फिर मम्मी को दोबारा चिंता हुई और उन्होंने दोबारा फ़ोन किया सर। तो फ़ोन में बोली कि मम्मी मैं सो रही हूँ अभी, फिर नहाने जाऊँगी, सोने के बाद अभी मैं आपसे बाद में बात करूँगी। फिर उन्होंने ऐसे ही काट दिया। फिर हमको 3 बजे सर, 3 बजे कॉल आता है, जो मेरे गांव से आता है सर। मेरे भाई देते हैं कॉल कि काका के लड़के, वो बोलते हैं कि ऐसे बात करवा मेरे को काका से। फिर पापा को मैं देता हूँ कि पापा सो रहे हैं, कि करवा मेरे को अर्जेंट बात करनी है। तो मैं पापा को कॉल देता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि चाणा गाँव में जो आपकी बेटी है पूजा, कि उसकी हत्या कर दी। अच्छा, सेम डे उसी दिन 3 बजे के आसपास? सर फिर उन्होंने मेरे पापा से बात की और पापा ने फ़ोन किया कि क्या बात होगी, कि काका पूजा की कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? कि नहीं, पूजा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कि अभी बात हुई थी हमारी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो उन्होंने बोला कि उसकी हत्या कर दी, कि पूजा के ऐसे कि मतलब उसको मार दिया। तो पापा ने बोला कि नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी बात हुई थी हमारी, मैं चेक करता हूँ दोबारा, मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ। और सर जैसे ये बात पता चली, मम्मी का बुरा हाल हो गया, मम्मी को संभालना पड़ा, मम्मी बेहोश, और यहाँ मेरी हालत ख़राब थी सर। और पापा से जो फ़ोन पर बात नहीं हुई, पापा रोने लग गए थे। फिर मैंने करा मेरे भाई को, जो मेरे दीदी के ससुराल के पास मेरे मौसी का लड़का रहता है सर, मौसी का घर है, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात है, आप एक बार जाके पूजा के घर देख के आओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कि ऐसी बात सही है, ये बात कि पूजा को मार दिया और तुमको अभी आना होगा। तो पापा ने बोला अभी हम यहाँ से तो कैसे आए, लॉकडाउन है, अभी कोई आने नहीं देगा। तो पापा और मैं थाने गए, यहाँ पे नियर जो पुलिस स्टेशन है बोरखेड़ा का, उधर थाने से हम परमिशन लेके आए सर। जितने में फ़ोन आता है कि उन्होंने तो जला भी दिया उसे, कि उन्होंने मार के जला भी दिया सर। मेरी बहन गर्भवती 8 महीने की, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ सर और ना कुछ। उन्होंने वहाँ पे जाके और सर ट्रॉली में लेके ले जाके लाश को उन्होंने वहाँ पे जला दिया। उसके बाद
वहाँ पे पुलिस वहाँ से वो कोई भी नहीं मिले सर। 2-3 लकड़ी थी जिस पे उन्होंने जल्दीबाजी करके पेट्रोल डाल के और वो करके और वहाँ से सब फरार हो गए सर। ट्रॉली तक छोड़ के चल गए। पुलिस क्या कहती है, एफआईआर लॉन्च करी आपकी? सर पुलिस जब सर हम पहली बार गए थे कि कोरोना चल रहा है कोरोना, तो हमने भी उनको बोल दिया कि ठीक है आप आपकी वो कानूनी कार्रवाई करो। तो अब फिर हम दोबारा गए सर, 2 महीने के बाद गए, 3 महीने के बाद गए, यही सुनने को मिल रहा है सर कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करो, तुमको जैसे भी कहीं इन्फॉर्मेशन मिले तो हमको बताओ। कि सर उन्होंने पूरा हम पे थोप रखा है सर। मतलब पुलिस का काम हम जनता करेगी, फिर तो पुलिस जनता ही सजा करेगी, क्रिमिनल्स को पुलिस का क्या फायदा फिर? वही तो सर। और हमने खुद ने सर, मैंने आपको व्हाट्सएप सब दिखा दूंगा, मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं हुआ सर। हमारी ना वो फोरेंसिक जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं तो फॉरेंसिक रिपोर्ट तो बॉडी, तो फिर बीच में बॉडी को रोक दिया था चलती हुई को। सर वो फोरेंसिक रिपोर्ट उसके जो वो रात अच्छा, जो आज मौके पे जाके जो उन्होंने फोटोग्राफी करी होगी, सैंपल्स लिए होंगे। हाँ सर वही लगे गए थे सर। और सर हमारे मेरे को खुद को संभालना मुश्किल पड़ जाता है सर। मेरे बूढ़े माँ बाप इतने, मेरे को खुद को वो होती है सर, सुबह शाम बस इनका रोना ही रोना रहता है। और पुलिस को मतलब अभी तक कुछ भी नहीं करा सर। मेरे पापा ने इतने वो लगाए आर्मी में, ना कोई सपोर्ट कर रहा ना कुछ कर रहा सर। ये आप ही हो जो आपने सपोर्ट किया सर हमें। भाई मेरा तो उद्देश्य ही है, ये चैनल अपना है भाई, रॉयल सोल्जर। ये कोई मेरा चैनल नहीं, आप लोगों का चैनल है, आप लोगों की आवाज़ ही भाई मैं। धन्यवाद। बात बताएंगे, मुझे पूरे यकीन है जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं भाई, सब आपके साथ हैं। तो भाई मैं अपनी जितने भी, तो भाई आप जो है चिंता ना करें, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजें, उसको भी मैं लगाता हूँ, साथ में उसकी कुछ फ़ोटोज़ मुझे भेजें, उसको जो हम करते हैं और उसको प्रसारित करते हैं अपने चैनल के ऊपर। जिंदगी देश की रक्षा की सर, आतंकियों से लड़ा, लेकिन यहाँ के गांव के आतंकियों से मेरा नहीं लड़ पाया। मैं टूट गया। टूट जाने के बाद में मैं एक कानून का सहारा लिया। कानून मुझे कोई सहारा नहीं दे रही है, तो इसलिए आपने ही मुझे सहारा दिया। आप मेरा साथ मत छोड़ना। और नहीं, आपका साथ कभी नहीं छूटेगा, आपके साथ तन मन मेरी सावन का टाइम और मेरी बेटी की यादें मुझे बहुत सता रही है। मेरे परिवार का क्या हो रहा है आप खुद देखो। हाँ, मैं उस दिन से सर मैं इनको समझाता आ रहा हूँ सर। हनुमान की तरह छाती को फाड़ूं तो मेरी बच्ची नजर आएगी, जैसे श्री राम कृष्ण भगवान। साहब मैं समझ सकता हूँ, मेरी बेटी है साहब, मेरी भी बेटी है साहब, मैं जानता हूँ कि बेटी से कितना लगाव होता है आपका। साहब प्लीज मत करो साहब, ठीक है भाई, संभालो आप बाबूजी को संभालो। मैं इस वीडियो को प्रसारित करता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है कुछ और बोलने के लिए। एफआईआर का ब्यौरा मैं आपको दे दूं ताकि आप भी हेल्प कर सकें। एफआईआर नंबर 0067, पुलिस स्टेशन महावीर जी, डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान। अब दिल्ली के गलियारों तक महिला आयोग तक इन्होंने लेटर लिखा, पर आप जैसे उन्होंने बताया, आप समझ सकते हैं अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई महिला आयोग की तरफ से भी। और ये वो अपराधी है जो पूजा भैंस जिसकी शादी हुई, जिन्होंने मिलकर उसको मार डाला। घनश्याम इसका नाम है, सन ऑफ फतेह सिंह, रेजिडेंस ऑफ चांदन गांव, राजस्थान। इसकी माता जी का नाम है अंगूरी। इनका पूरा परिवार उसी रात से फरार है। इसी के साथ इसके ताऊ भतीजे भी, कुल मिला के 7-8 लोग फरार हैं, जिसमें कि एक और जो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका नाम बताया जा रहा है राधेश्याम। सवाल ये उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि इतने दिनों तक इतना बड़ा केस हो गया, उसको बहन को जला दिया गया, मार दिया गया, लेकिन पुलिस अब तक क्यों नहीं ढूंढ पा रही, क्यों नहीं कार्रवाई करी, क्यों परिवार से बार बार बोल रहे कि आप लोग खुद से ढूंढो और हमें सुराग दो। शर्म आती है, हद होती है यार। इन पुलिस वालों के नाम भी मैं आपको बता दूं, रामवीर, जिसका मोबाइल नंबर मैं नाम के साथ डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दूंगा, इसको फ़ोन करके पूछें। साथ ही साथ इनके जो सिटी का जो हेड है करौली का, इनका नाम है मिस्टर मृदुल, इनका भी नंबर मैं डिटेल में देने वाला हूँ। इनको प्लीज़ बार बार व्हाट्सएप करें, इस वीडियो के लिंक भेजें, इनको मैसेज करें, इनसे सवाल पूछें कि क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही अब तक, क्यों नहीं एक फौजी के परिवार को इंसाफ दिलाया जा रहा है, एक बहन को इंसाफ दिलाया जा रहा है। दोस्तों बॉलीवुड का कोई जब मर जाता है, कुछ होता है, तो हम लोग सब पागल हो जाते हैं। इस फौजी की बेटी के लिए भी कुछ करिएगा। अगर आपने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया, देख के हट गए, तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर आप एक ट्रू सिटीजन हैं, फौजियों की हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हेल्प करें, शेयर करें, मैसेजेस करें इनको और साबस्क्राइब करें अगला अपडेट देखने के लिए। ভিডিওটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা আছে, যেটার আমি মেম্বার, রেগুলার ফলোয়ার আমি ওটার, দ্য রয়্যাল সোলজার ফ্যামিলি। তো আপনারা চাইলে ওটাকেও সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন, ওটাও খুব ভালো চ্যানেল। আপনাদের মানে যেসব ভিডিও মিডিয়া দেখায় না, আদার্স সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ থাকে না, মানে শেয়ার হয় না, সেই সব মানুষকে হেল্প করে তিনি কোনো সময় বলেন না যে এটা আমার চ্যানেল, বা ওনার কোনো রকম আর্নিংয়ের যে প্রসেসটা ইউটিউবে থাকে, কি বলে সেটা আমার ঠিক জানা নেই। তো সেই প্রসেসটা উনি অফ করে রেখেছেন, কেননা
তার মেন মুদ্রা হচ্ছে আমার লোকদের হেল্প করতে হবে, যাদের কেউ শোনে না তাদের কথা আমার চ্যানেলের থ্রুতে তারা শুনবে। প্রায় 5,60,000 মতো সাবস্ক্রাইবার আছে ওনার, আমিও একজন তার মধ্যে। বন্ধুরা, এরকম ক্যারেক্টারের লোকজনদের যদি কোনো এক কথাই যদি তাদের মানে পুরো ক্যারেক্টারটাকে উল্লেখ করতে বলা হয়, মানে তাদের পরিচয় দিতে বলা হয় আমাদেরকে, মানে আমাকে স্পেশালি, তো আমি তাকে একটা অক্ষরে মানে একটা শব্দতেই তার আমি পরিচয় দিতে পারি, সেটা হচ্ছে হিজড়ে। সে হচ্ছে একটা হিজড়ে। তার পিছনে যখন এতই দম যে সে একটা অসহায় নারীকে পুরো জানে মারতে পারে, তারপরে তার এতটাই সাহস, সে নিয়ে গিয়ে ট্রলি ব্যাগে করে নিয়ে গিয়ে সে পুরো 3টে লোকই কুড়িয়ে সেখানে তার পুরা অবস্থা বডি পুলিশে পেয়েছিল। তারপরে তার সৎকার করা হয় পরে, কিন্তু স্টার্টিংয়ে যখন পুলিশ ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছিল, মানে যখন পুলিশে খবর হয় জানতে পারে, তখন তার পুরা শরীরই পাওয়া গেছিল। আর কিছু বলার নেই বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কেন ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম। ভিডিওটা আপলোড করার কারণ কি, যতটা পারবেন শেয়ার করেন ভিডিওটা, এবং নেক্সট টাইম থেকে আশা করছি রেগুলার ভিডিও বানাতে পারবো, মানে মোটামুটি সপ্তাহে 1-2টো ভিডিও আপলোড করতে পারবো। এখন কিছুটা ঠিকঠাক চলছে পরিস্থিতি, তো দেখা যাক কী হয়। চলেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে।